किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे हो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप घड़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। कोई जब रूप घड़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्षर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज इच्छा हो गई थी कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। देखो आज की जो अपडेट है, एक तो एस्टेट एग्जाम, सीईटी एग्जाम। एस्टेट एग्जाम बिल्कुल ऑथेंटिक जो डेट है, बिल्कुल जो हम एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे इसका एग्जाम कब होगा और एस्टेट पास करना और सीईटी पास करना हमारे लिए कितना अनिवार्य है आप समझ सकते हो, क्योंकि आज के सभी बच्चे जागरूक हैं। ठीक है, तो पास करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि 2025 में जितने भी रिक्रूटमेंट आएंगे टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर, वो सभी इसी बेस पर इसी पे होंगे। ठीक है, तो अब चूंकि 2025 में रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भी भर्ती आएगी, टीजीटी की भर्ती आएगी, तो कहीं न कहीं हमें एस्टेट पास करना 2025 का बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब हम फॉर्म भरने से वंचित रह गए तो हमारा जो भी हमने जितना समय व्यतीत किया है, क्योंकि ज्ञान लेने में किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब एस्टेट पास नहीं होता है तो ये समय हमारा, हम ये मान लो कि हमने जाया किया है। जेबीटी का डिप्लोमा किया है, टीजीटी की बीएड किया है, मास्टर डिग्री की है, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे प्रयास किए हमने शिक्षा के क्षेत्र में। और सीईटी का आपको पता है कि भाई हर साल होना अनिवार्य नहीं है, तो कहीं न कहीं सीईटी कितना अनिवार्य है। और एक सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ कि आगे आगे जिस हिसाब से बेरोजगारी है, जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि है, जिस हिसाब से बेरोजगारी है, ठीक है, तो वहाँ एचकेआर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके लिए भी ये चीज़ मैंडेटरी होने वाली है कि भाई टीचिंग पदों पर एस्टेट अनिवार्य है और नॉन टीचिंग पर सीईटी अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई 45 दिन की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, 5 बातें। वैसे तो देखो, हम जिससे प्रभावित होते हैं, जिसको हम जिस अध्यापक को आइडल मानते हैं, तो उसकी कहीं न कहीं बातें हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जैसे भाई हम जज भी करते हैं कि भाई हमारे विचारों के अनुसार भाई वास्तव में ये अध्यापक अच्छा है, ये तो इस तरह की जज करने से बचो। ठीक है, कोई चीज़ होती है वो स्वेच्छा से, जब आप अपने अंतर्मन से, अपने दिमाग से, हृदय से जो चीज़ें आप खुद देखो कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, आगे भविष्य में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और निर्धारित करने के साथ उसको अचीव करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सीईटी की, शायद मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो में बताया है कि सीईटी क्या है, कि सीईटी एक बहुत बड़े स्तर पर एक ये जो फर्स्ट स्टेज जो होती है, तो सीईटी तो मैंडेटरी है। और मैंडेटरी का मतलब ये है कि हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, सीईटी का एग्जाम कब होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे, या फिर इस तरह की चीजें एक तो दिमाग से निकालनी है आपको। तो सीईटी आपका श्योर एंड सर्टेन भाई अप्रैल में, देखो मार्च में तो मैंने बताया था कि बोर्ड के एग्जाम है, तो और उसके बाद में मार्च में आपका जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि भाई आपका जो नोटिफिकेशन है विद इन 1 वीक में आना है। इसमें तो नो डाउट 12 मार्च की बात तो आना ही आना है। ठीक है, संशोधन पूर्णतः हो चुके हैं। तो अब ये जो एग्जाम है, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई पिछली बार से तो कम से कम 1.5 गुना ज्यादा बच्चे होंगे।
क्योंकि ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास है। तो 10वीं पास तो मैक्सिमम बच्चे होंगे 13, 14, 15 लाख जितने भी हैं, ठीक है। एक्यूरेसी तो नहीं है कि भाई कितने लाख है, लेकिन कम से कम 13, 14 लाख तो होने। तो फॉर्म भरने में कहीं न कहीं 1 महीना तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 1 महीना चाहिए। उसके बाद में फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपकी एग्जाम डेट डिसाइड होगी। तो कहीं न कहीं जैसे ये आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट तक या फिर मई जून तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 10 गुना की कंडीशन मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 10 गुना की कंडीशन कहीं कहीं 4 गुना की बराबर ही है, क्योंकि कैंडिडेट की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। तो सीईटी आपके लिए मैंडेटरी है। आपको वास्तव में सबसे पहले यदि सरकारी नौकरी में यदि आपने ऐसा उद्देश्य बना रखा है, लक्ष्य है आपका, आपके साथ वाली नौकरी लग गई और आप कहीं न कहीं रह गए, ठीक है, तो कुछ न कुछ कारण से आपके 1, 2 नंबर 3 नंबर कम रह गए, तो आपको एक तो सीईटी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। आपको अप्रैल यानी कि 45 दिन मानना है कि 45, अब मार्च में कोई एग्जाम है नहीं, ठीक है। आप +2 के बच्चे होने की भी आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग तो बेरोजगार तो +2 के बाद ही स्टार्ट होती है या फिर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में लगभग बच्चा जागरूक हो जाता है। आज के समय में ऐसा है, आज का जो इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई +2 के बाद में बच्चा दिमाग में आता है कि भाई अब हमें तैयारी करनी है, नौकरी लगना है। तो सीईटी है ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो सीईटी के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम मिनिमम टाइम मानने तो 45 दिन ही है, बाकी हो सकता है 5, 10 दिन, 20 दिन ऊपर भी हो जाए। तो 45 दिन में आपको ये बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अब वो तैयारी कैसे करनी है? कोई कहेगा कि आप तो केवल लाइब्रेरी ज्वाइन करें, आप तो भाई स्वाध्याय करें, घर पे ही पढ़े। तो इस तरह की बातें तो आप लगातार सुनते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो लगातार कोई जिसका जो मर्जी जो हमारे दिमाग में जो भी डाल देता है हम उस हिसाब से बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो लोगों को जज करते रहते हैं, किसी का अनुकरण करते हैं, किसी के फॉलोवर बन जाते हैं, किसी के फैन बन जाते हैं। तो ये फैन फॉलोवर ये पता है ये तो एक केवल और केवल एक सोशल मीडिया का शब्द है। फॉलोवर हम किसी के नहीं होते ना, हम किसी के फैन होते हैं। भाई फलाना हम उसके फैन हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे कुमार विश्वास जी की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत से ऐसे जो भाई गीतकार भी हैं बहुत। तो ये एक तो प्रशंसा होती है, ठीक है। एक तो किसी को अप्रिशिएट करना होता है कि भाई हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, यानी वास्तव में आदमी तो बहुत अच्छा है। पर जब हम उस आदमी के नज़दीक जाते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई वास्तव में इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। तो फॉलोवर फैन ये सोशल मीडिया का शब्द है। केवल खुद की सुने, ना कि किसी के फॉलोवर बन गए, किसी के मैं तो फलाने का फैन। विधाता ने इस संसार में जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, सभी बच्चे जीनियस होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। देखो सभी अपनी अपनी कलाओं में, अपनी अपनी क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। सभी में अलग अलग कला होती है, सभी में अलग अलग दस्त। अब मछली को हम पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। बोलो यदि हम मछली को पेड़ पर चढ़ाना चाहें तो वो अपने आप को मूर्ख समझेगी, ठीक है। तो कई बार हम ये एक पहलू है, कोई बहुत अच्छा गीतकार है, कोई बहुत अच्छा कहानीकार है, बहुत अच्छा संगीतकार है, बहुत अच्छा मिमिक्री करता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है। तो ये एक पहलू है जीवन, ये जीवन की सर्वांगीण विकास नहीं है ये। देखो हर आदमी अपने रुचि के अनुसार, मैं किसी क्षेत्र में आगे हूं, कोई किसी क्षेत्र में आगे है। एक बच्चा एक अध्यापक से बहुत ऊपर हो सकता है, बशर्ते कि उसकी रुचि किसमें है। वो अपनी रुचि के अनुसार यदि उस दिशा में प्रयास करता है तो कोई कहीं भी नाम कमा सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे गायन करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये पहलू क्या होते हैं, ये जीवन के अलग अलग पहलू हैं। सभी बच्चे अपने अपने किसी में कोई क्षमता होती है। अब जरूर नहीं कि मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं हर चीज़ में तुम्हारे शामिल, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी में भी बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं। तो एक तो दिमाग से ये निकालना है कि हम किसी के फॉलोअर हैं, हम किसी के फैन हैं। हाँ, कोई चीज़ हमें जैसे हमारी थिंकिंग है, जैसे हमारे विचार है, उसके अकॉर्डिंग कोई हमें व्यक्ति मिलता है तो उसकी बातें हम ग्रहण करते हैं। बाकी आजकल बहुत से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छे गायकार नहीं है या बहुत अच्छे अध्यापक नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को बांध के रखना, ठीक है, अपने समाज में कुछ नई उनकी उपलब्धि होती है, समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। तो हर आदमी में कमियां और अच्छाइयां दोनों बराबर होती है। कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ठीक है। इस बात को हम लंबी नहीं खींचेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको सीईटी का एग्जाम खुद के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कोई किसी की ये स्ट्रेटेजी ये होती है ना मेरी, ये भाई आपको ये करना चाहिए। देखो हम बात क्या करते हैं अपने विचारों के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी सोच है उस हिसाब से मैं दूसरों को देखना चाहता हूँ। कोई वो बात है ना, बोले कोई हमारी बुराई करता है
हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी बड़ाई करता है हम खुश हो जाते हैं। भला हमारी चाबी उनके हाथ में थोड़ी है। तो केवल आप अपने हिसाब से आपको तैयारी करनी है भाई, आपको क्या करना चाहिए 45 दिन में, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपकी रुचि किस में है, आपकी कमियां क्या है। क्योंकि कोई भी जब महान होता है वो कमियों को सुधार के होता है। एस्टेट की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्च में तो बोर्ड के एग्जाम है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग वो नॉमिनेट होते हैं अध्यापक, पेपर चेक करने हैं, तो इस तरह की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो आपका सेकंड वीक है, इसमें 99% आपकी पॉसिबिलिटी है आपका एस्टेट का एग्जाम। और एस्टेट यदि आपने नहीं किया तो HKRN में भी आगे आपको दिक्कत आएगी, HKRN के फॉर्म भरने में भी, क्योंकि स्पेशल मैंडेटरी होगा जिस हिसाब से कैंडिडेट जो हिसाब से बेरोजगारी है। और जितनी भी हरियाणा की रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT हो, TGT हो, तो एस्टेट आपके लिए नए बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। और मैं तो पहले भी मैंने आपको बताया था, यदि पुराने बच्चे वो भी एस्टेट करना चाहें तो उनको करना चाहिए। 45 दिन की स्ट्रेटेजी में देखो, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम टेबल बहुत अनिवार्य चीज नहीं होती है। टाइम टेबल अब एक बात बताऊं, मैं अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाऊंगा, आपको सुबह 7 से 8 पढ़ना चाहिए, आपको शाम को ये पढ़ना चाहिए, तो ये अनावश्यक चीजें हैं। टाइम टेबल किसी आदमी को, देखो किसी को रात को सोने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो सुबह 7 बजे तक सोता है। कई रात को चाहिए, आप उसको 2 से 3-4 बजे तक वो जग सकता है, लेकिन सुबह वो नहीं उठेगा, ठीक है। कई ऐसे होते हैं शाम को बहुत जल्दी सोते हैं, सुबह 4 बजे बाद वो उठ जाते हैं। तो इस तरह की टाइम टेबल कोई मैंडेटरी चीज नहीं होती है। हाँ, एक चीज होती है कि देखो, अपनी कमियों को सुधारना, अपनी कमियों को जब हम सुधारते हैं, और जिसने अपनी कमियों को सुधारा है, कमियों पर काम किया, वो महान बने हैं, ठीक है। तो जितने भी महान जो व्यक्ति हुए हैं, तो क्या वो संपूर्ण थोड़ी थे? वो भी संपूर्ण नहीं हुए, कमियां तो उनमें भी रही है। तो देखो, संपूर्णता मतलब होता है कि आपका मैथ कमजोर है, तो मैथ में आपको क्या करना है, जब आपका मैथ कमजोर है तो जो भी आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ें, ये नहीं कि टुकड़ों में 4 सवाल आप सीख लिए, 3 सवाल। तो यदि आप वास्तव में जैसे मैथ में कमजोरी दूर करना चाहते हैं, तो कोई भी टॉपिक लो तो पहले उसको कंप्लीट करो। और उससे पहले तो यही है कि सबसे पहले आप जिस दिशा में प्रयास करो उसमें अपना 100% दो। ये नहीं है कि हम जैसे फॉर्मेलिटी के तरह नहीं तैयारी करनी है हमें, भाई तैयारी कर रहे हैं, बस अपने आप को तसल्ली मिल रही है। तैयारी का मतलब होता है या तो करो ही मत, या फिर करो, या तो अपनी रुचि के अनुसार उस दिशा में चले जाओ। अनावश्यक रूप से किसी को देख के किसी का अनुकरण मत करो कि भाई किसी को देख को ये लग गया तो मैं भी नौकर। अब ये देखो कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी क्या है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है। वो किताबी कीड़ा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको 1 घंटा ही पर्याप्त है पढ़ने का, कई ऐसे जो 10-10 घंटे पढ़ेंगे जब उनको कुछ ना समझ में आना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी चीज को संपूर्णता के साथ, जब तुम्हें समय मिलता है, समय तो जब क्यों मिलता, समय तो सभी के पास होता है। तो जब हमें एस्टेट और CET पास करना है तो समय तो हमारे पास, तो दिन के 3-4 घंटे 5 घंटे यदि पढ़ रहे हो तो जरूर नहीं कि सारे टॉपिक 10-10 मिनट को, ऐसे तो फॉर्मेलिटी है। चाहे दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक जैसे मैथ में सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन में ही 3 घंटे दो, ताकि वो कंप्लीट करो, उसी में कोई चीज ना रह जाए कि भाई हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, तो उसको संपूर्णता के साथ पढ़ो। अंत्यवासी का मतलब होता है कि देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ एक स्वाध्याय से बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, IAS भी बन जाते हैं खुद घर पे पढ़ के, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। कुछ एक ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। कुछ एक नए बच्चे ऐसे हैं जो केवल लाइब्रेरी में फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो अंत्यवासी एक शब्द है कि हो सके तो जब भी आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है, बहुत अच्छा लक्ष्य अचीव करना है, तो अंत्यवासी एक शब्द होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। तो कोई न कोई आपका गुरु होना चाहिए, और गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं होता। किसी एक गुरु को, पार्टिकुलर गुरु से यदि आप लो 3-4 महीने की तैयारी करो उनसे, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो कहीं न कहीं यदि लाइब्रेरी भी आपके लिए सुटेबल है तो दी बेस्ट है। यदि आप हो सके तो किसी अध्यापक से भी यदि बार बार कंसल्ट करोगे, अध्यापक के पास रह के कुछ तैयारी करोगे, तो मैं तो लगता हूँ, मैं भाई पुराने जमाने का मास्टर हूँ, तो हो सकता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि अध्यापक बिना हम बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। बुक्स की बात करें तो देखो, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, पता नहीं मार्केट में कितनी बुक्स हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बुक्स जो है, यदि आप थोड़ा सा अपने हाथ से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि स्पीड जो होती है एग्जाम में, स्पीड मेन होती है। 2 क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन स्पीड हमारी ऐसी है कि हमने लगभग पेपर अटेम्प्ट कर दिया। स्पीड हमारे पास कुछ नहीं है, केवल हम मोबाइल से देख के बस आ गए, ये क्वेश्चन भी आता है, ये आता है। जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां वो देखना काम नहीं आता है, वहां हमारी स्पीड कितनी है। स्पीड एक बहुत मैटर करती है। तो बुक्स, जीके की बहुत मैक्सिमम बुक्स हैं, टाटा मैगरा हिल है, ठीक है,
या फिर मैं कहूँ तो यूनिक की है एक, स्पेक्ट्रम है, और भी बतेरी प्रकार की अरियंत है, कोई निरी बुक है। पर बुक की जैसे जी कोई भी तैयारी, किसी एक बुक ले लो, बार बार 10 बुक रखने से कोई फायदा नहीं। एक बुक रखो, उस बुक को पहले पेज से लास्ट पेज तक पूरा उसका अध्ययन कर दो, आपकी जीके 80% कवर है। चाहे वो बुक छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी, भाई ये बढ़िया बुक है, वो बढ़िया बुक से तैयारी नहीं होगी। तैयारी होगी किसी एक बुक का हम अध्ययन करें, ठीक है। मैथ में बहुत सी बुक हैं, मैथ एम टायरा है, टाटा मैगरा, वो RS अग्रवाल है, और भी मतलब बहुत सी बुक मायने नहीं रखता। आपको बुक का मतलब ये है कि केवल एक बुक का अध्ययन करना है 3 से 4 से 5 से 6 महीने तक, वो बुक 100% आपको तैयार करनी है, तो आपकी 80% कवर हो जाएगी। मॉक टेस्ट अनिवार्य है। मॉक टेस्ट का मतलब समय दे करके दिल्ली का एक एग्जाम का मतलब ये नहीं कि पिछले आए हुए एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बुक के मॉक टेस्ट, बहुत मार्केट में बहुत सी बुक हैं, तो टाइम मैनेज यहाँ यूटिलाइज करना सीखोगे टाइम को। तो दिल्ली का एक पेपर सोल्व करना, वो जब एग्जाम का आपका 1 महीना 20 दिन बच जाए, तो लगातार 1 महीना तक आप मॉक टेस्ट तैयार करो। तो लगभग 45 दिन है, तो 45 मॉक टेस्ट करोगे। तो इसमें अच्छा ये नहीं कि भाई वो हमने केवल स्कोर चेक नहीं करना है, जिसमें हमें नहीं आता, जो हमारी गलतियां हुई उनको ठीक करना, ये होता है कमियों पर काम करना। भाई ये गलत क्यों हो रहा है। स्वाध्याय सबसे अच्छी तैयारी है कि अगर कोई बच्चा अपना 100% स्वाध्याय खुद अध्ययन करता है, खुद हाथ से नोट्स बनाता है, खुद अपनी तैयारी करता है। भैया ये तो आपको देखना है कि आपका क्या सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है। तो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, खुद के जब नोट्स बनाओगे, करंट जीके के स्पेशल नोट्स बनाओगे, तो कहीं कहीं आपको टुकड़ों में याद करने की जरूरत नहीं है, और टुकड़ों में जो याद करोगे वो परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको परफेक्ट यदि तैयारी करनी है तो खुद स्वाध्याय द्वारा आपको अध्ययन करना है। तो ये जैसे कोई चीज़ अपने हिसाब से आपको मैनेज करनी है, अपने हिसाब से यूटिलाइज करनी है। श्योर एंड सर्टेन आप देखना, इसका परिणाम आपको 100% आपके हित में होगा, ठीक है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।